सॉल्वेंसी रेशियो का अगला टॉपिक ले रहे हैं हम, और इस टॉपिक का नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि प्रोप्राइटर ने टोटल एसेट्स में क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है। बेसिकली पर्पस ये है कि जो सारी एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से जो शेयर होल्डर्स हैं या मालिक लोग हैं उनका क्या योगदान है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो चाहे हम प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करें तो प्रोप्राइटर्स फंड वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ओनर्स फंड भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम, या अगर एक पहले टर्म यूज करके आए हैं इक्विटी वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स फंड भी हम यूज कर सकते हैं। सारों का मतलब यही है, कुल मिला के मतलब क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो में, कि जो टोटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रोप्राइटर यानी कि ओनर लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। ओनर के लिए कुछ भी नाम से रखा जा सकता है, शेयर होल्डर्स फंड कह सकते हैं उसको, इक्विटी भी कह सकते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। अगर हम बात करें तो दिस रेशियो शोज द एक्सटेंट टू विच टोटल एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड बाय द प्रोप्राइटर, यानी कि जो प्रोप्राइटर है उसने क्या पैसा लगाया हुआ है, कितने पैसे उन्होंने दिए हुए हैं एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। यहाँ पर क्या है कि इसको चेक कौन करते हैं, इसको चेक करते हैं जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। उनका ये पर्पस होता है देखने का कि भाई हमने तो, हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, तो मालिक लोगों के इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है कि नहीं, ओनर लोगों का कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है कि नहीं। और हायर द रेशियो हायर द सेफ्टी मार्जिन फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर्स कहा जाता है। यानी कि अगर हायर रेशियो होगा तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनके लिए सेफ्टी जो है अच्छे से है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, सारे टर्म्स आपने पढ़े हुए हैं और उन फंड्स को यूज करके उसको ही यूज करके हमने इसको कैलकुलेट करना है, और वो है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, ओनर्स फंड या उसको शेयर होल्डर्स फंड कह लें या प्रोप्राइटर्स फंड कह लें, प्रोप्राइटर का मतलब भी होता है मालिक, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो देखिए यहाँ पर प्रोप्राइटर फंड को टोटल एसेट से डिवाइड करना है। प्रोप्राइटर फंड कैसे पता करेंगे, सिंपल जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड का जो कैलकुलेशन पहले यूज करते आ रहे हैं उसी को यूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमें टोटल एसेट्स पता करनी है। यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। थोड़ा सा एक बात आपको मैं याद कराना चाहता हूँ कि देखिए शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है। आप जो फर्स्ट हेडिंग बैलेंस शीट की है उसके जो कंटेंट्स है सारे, अगर हमारे से रिलेटेड की बात करें तो उसके अंदर क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस, इन सारों का समेशन होता है। तो बहुत वाइजली आपको ये देखना चाहिए कि शेयर कैपिटल दिया हुआ है या शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है। देखिए शेयर होल्डर्स फंड एक वाइडर टर्म है, उसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। यानी कि शेयर होल्डर्स फंड को जब हमें कैलकुलेट करना है तो दोनों चीजों को जोड़ना है, और अगर शेयर होल्डर्स फंड ही दिया हुआ है तो फिर हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए होता है, शेयर होल्डर्स फंड ही चाहिए होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। मैं पहली बार ऊपर एक बार फॉर्मूला पूरा सब आपको ध्यान रहे इसलिए लिख दे रहा हूं। यहां पर हम लिख सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड, इसी का दूसरा नाम हो सकता है प्रोप्राइटर्स फंड, और इसी का एक और नाम हो सकता है जो आप पहले यूज करके हटे हो पुराने वाले फॉर्मूलाज में, इक्विटी, या कभी कभी इसको हम ओनर्स फंड भी कहते हैं।
कोई भी नाम अगर बात करें तो कोई भी नाम हो सकता है, इसमें से जो भी नाम यूज किया जाए वो क्वेश्चन में वो उसी हिसाब से उसको यूज कर लेना चाहिए। और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी कि ये देखते हैं जो टोटल एसेट्स हैं उसमें इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। इसको दो फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हम इसको प्योर फॉर्म में यानी कि इस्टूस में भी एक्सप्रेस करते हैं, और इनटू 100 करके हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। परसेंटेज में लिखना चाहे या ऐसे लिखना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी वो पूछ लेते हैं परसेंटेज में, तो इनटू 100 कर दीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 55 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दो चीजें पता करनी है। हम इसके लिए एक वर्किंग नोट बना देते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए कम से कम 2 = बना के मैं जगह इसलिए छोड़ देता हूँ, एक में एक्सप्रेस कर दिया, दूसरे में उसको शॉर्ट कर दिया, और फाइनली हमने एक्सप्रेस कर दिया, और वर्किंग नोट को अलग से यानी कि रफ को वर्किंग नोट कहते हुए अलग से कर लिया। अब यहाँ पर हमें टोटल एसेट्स चाहिए, तो बड़ा सिंपल सी बात है, आपने कई बार पढ़ा हुआ टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। दो ही तरह की एसेट्स की कैटेगरी है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों को सम अप कर लीजिए। आपको यहाँ पर दी हुई है टोटल करंट एसेट्स पता हो जाएंगी। नॉन करंट एसेट्स हैं 13,20,000, करंट एसेट्स हैं 16 लाख, तो लिख दीजिए 13,20,000, एंड ये है आपकी 6 लाख, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 19,20,000। तो इस जगह पर आप टोटल एसेट्स लिख दोगे 19,20,000। अब मालिक लोगों के फंड्स कितने हैं, मालिक लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कितने पैसे लगाए हुए हैं, तो दो कंटेंट दिए हुए हैं, दोनों ही यूज कर लेने हमने। शेयर होल्डर्स फंड पता करना है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और साथ के साथ हमें रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है, दोनों को आप जोड़ लीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में कितना है देखिए, 3,01,80,000, तो इसको लिख दिया हमने यहाँ पर 3 लाख, और ये है भाई आपका 1,80,000, और ये टोटल हो गया आपका 4,80,000। बस इसको ऊपर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000। हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो इनटू 100 कर दें, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये जो है सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये हो रहा है आपका 0.25/1, यानी कि 25% आंसर हो जाएगा आपका। तो आप चाहें तो 25% लिख दें, अगर इनटू 100 नहीं करते हैं तो आप 0.25:1 भी लिख सकते हो। जब इसी तरह से जिस तरह से आ रहा है उसी फॉर्म में रख देते हैं तो उसको हम प्योर फॉर्म कहते हैं। आइए अब इसी तरह की एक प्रॉब्लम और देखते हैं। देखिए, जितने ज्यादा आप बुक्स के क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रूट्स के साथ में इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी दूसरे फॉर्मूलेस की रूट्स को भी यहाँ पे यूज करना है। तो अभी आपने जो आज आपने सीखा, ये आज मैंने आपको बताया नहीं, ये पुरानी चीजें ही हैं, सारी पहले पढ़ी हुई हैं, तो उसी की रूट से सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देख रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये हमारा प्रोप्राइटर का यानी कि मालिक का इन्वेस्टमेंट है, ये मालिक का इन्वेस्टमेंट है, ये मालिक का इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्हें नटशेल हम याद रखने के लिए, बात ध्यान रखने के लिए सोचें, तो ये बात होगी कि जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो मालिकों ने लगाया हुआ है, उनके रिजर्व्स भी उन्हीं के प्रॉफिट्स के हिस्से होते हैं, और सरप्लस का मतलब तो प्रॉफिट ही होता है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे मालिकों ने कितना पैसा लगाया हुआ है।
और यहाँ पर आप देखिए सारी टोटल एसेट्स हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, जो सामने दिया हुआ उसी फिगर को हम यूज कर लेंगे। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और एक आदत जरूर बनाइए कि जब भी क्वेश्चन करेंगे घर में प्रैक्टिस करते समय पहले एक बार फॉर्मूले को जरूर लिख लें। जब आप फॉर्मूले को लिख के करते हो तो वो आपका माइंड रजिस्टर कर लेता है और आप अपने आप एग्जाम में फटाफट आंसर्स निकालते चले जाओगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अब शॉर्टकट में ही मैं लिख के कर रहा हूं। प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट में लिख देते हैं। कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपको एक बात और भी बतानी है कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर इसमें थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं। तो अभी हम वही वाला काम कर रहे हैं, उतना ही करके चल रहे हैं जितना हमारे बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, सीबीएसई और आईआईएससी बोर्ड की। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट में हम चाहें तो लिख के कर दें क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो लिख देता हूं शॉर्टकट में, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप एब्रिविएशंस मत यूज करिएगा एग्जाम में, मेरे को तो क्वेश्चन और कराने होते हैं ना, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में लिख के चल रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस। तो भाई ये क्या क्या दिए हुए थे? ये है 3 लाख, 1,50,000 और 75,000। तो 3 लाख, 1,50,000 एंड 75,000। तो ये आपका जो है टोटल हो जाएगा 5,25,000। कितना हो जाएगा? 5,25,000। शेयर होल्डर्स फंड लिख दिया मैंने इस जगह पे 5,25,000। और एसेट्स के लिए क्या है, मैं इसको सीधा ही उठा के वहां से लिख ले रहा हूँ क्योंकि टोटल यहाँ पर गिवन नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम हो एग्जाम में तो इन तीनों को सम अप करके दिखा दो, नहीं तो टोटल यहाँ पे नजर ही आ रहा है। टोटल एसेट्स आर 7,50,000, तो हम यहाँ पे 7,50,000 सीधा लिख देते हैं। आपके पास टाइम होगा तो एलोबरेट करके लिख दीजिए। और इनटू अगर आप 100 कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा, 100 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.7/1 और रफली इनटू 100 करेंगे तो इट विल बी 70%। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 57th प्रॉब्लम। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। क्या करना है हमने? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? टोटल मिल जाएंगे हमें। प्रोप्राइटर्स फंड कह लें या ओनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा, अब हमें पता करनी है यहाँ पर एसेट्स। ठीक है, ये तो क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटीज का पार्ट है, डिबेंचर्स लायबिलिटीज का पार्ट है। ये लास्ट में जो 3 चीजें दी हुई हैं ये आपके ये पार्ट ये सारे का जोड़ देंगे तो इट विल बी टोटल एसेट। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर था 57। Proprietary ratio is equals to proprietors fund divided by total assets is equals to 2 बार लगा दिया वर्किंग के लिए, एक आंसर के लिए बॉक्स बना देते हैं और वर्किंग नोट पे आ जाते हैं।
हमें टोटल एसेट्स पता करनी है, तो टोटल एसेट्स के लिए यहां पर हमें 3 चीजों को जोड़ना पड़ेगा। टोटल एसेट्स के लिए कौन कौन सी 3 लास्ट की चीजें थी? फिक्स एसेट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये अमाउंट होंगे हमारे 7 लाख, देन 2,45,000, देन 3 लाख, और टोटल एसेट्स जो हैं आपके हो जाएंगी 12,45,000 रुपीज की। इसके बाद हम शेयर होल्डर्स फंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जो चीजें दी हुई हैं वो यूज करनी है हमने। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 4,50,000, तो ये हो जाएगा आपका 4,50,000। फिर भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 3,20,000 और रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट था 65,000, और इन सब का आप कर दोगे टोटल तो मिल जाएंगे आपको शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड हो जाएंगे आपके जाकर के 5,276 8,35,000 रुपीज। 8,35,000 शेयर होल्डर्स फंड आ गए। तो 8,35,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और ये है आपका 12,45,000, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो चलिए इनटू 100 नहीं करते हैं इस बार हम इसको प्योर फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो अगर हम प्योर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा 835 डिवाइडेड बाय 1,245, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 0.67। और अगर इंटू 100 कर देंगे तो आंसर हमारा 67% हो जाएगा रफली। अब देखिए आगे एक थोड़ा सा क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज हो रहा है, और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके डेट इक्विटी में भी पूछी गई थी, वहां पे हमने नहीं इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स लगाई हैं, और ये आपके करंट रेशियो में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, जो अगला टॉपिक है इसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका वे सीख लेते हैं। तो आप उस वाले क्वेश्चंस में जो पहले पढ़े हुए हैं उनके क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कहते हैं स्टेट विद रीजन whether the proprietary ratio will improve, decline or will not change because of the following transaction if proprietary ratio is 0.8:1। वो कहते हैं कि कुछ हम ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं, आपको ये आंसर देना है कि अगर इनका पहले से प्रोप्राइटरी रेशियो 0.8:1 हो, और ये ट्रांजैक्शन जो 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर इनमें से ये ट्रांजैक्शन होते हैं तो ये जो 0.8:1 रेशियो है ये चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ये इम्प्रूव होगा या डिक्लाइन होगा, इस बात का हमें आंसर दें, और एक लॉजिकल वे में आंसर दें कि भाई ये कैसे आप आंसर दे रहे हो, ये भी आपको पता करें। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इन्होंने लिखा है ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर पेबल आफ्टर 5 years। कहते हैं कि अगर 5 लाख रुपए का हम स्टेट बैंक से लोन लें जिसको कि 5 साल के बाद हमें वापस करना है,
तो अगर लोन लेंगे तो क्या कुछ प्रोप्राइटरी रेशियो चेंज हो जाएगा, तो चेंज होके क्या इम्प्रूव होगा, या भाई ये डिक्लाइन होगा, या कोई असर नहीं होगा, इस बात का हमें आंसर देना है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप कुछ फिगर को सपोज कर लेना चाहिए कि भाई 0.8:1 कैसे आ रहा है। अब जैसे हम ऐसे सपोज कर सकते हैं कि 8 लाख अपॉन 10 लाख ले लें, ये समझने के लिए, एग्जैक्टली समझने के लिए। आप 8 लाख अपॉन 10 लाख अगर रहा होगा तो उसका कट के 0.8:1 ही आंसर आएगा। यानी कि आप क्या करें, किसी तरह से इसके आगे जैसे 5-5 जीरो और बढ़ा दीजिए या 6-6 जीरो बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी आप सपोज फिगर यूज करेंगे आप। तो फर्क कितना सा है कि ध्यान इतना रखना है आपने कि रेशियो 0.1 ही रहेगा। मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखिए हमारा जो रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, ये है आपका शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। शॉर्टकट में ही लिख देता हूं मैं। तो ये जो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट है, ये कितना दिया हुआ है इन्होंने कि इस समय 0.8:1 है। तो आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए, ठीक है, वर्किंग में आंसर आपने ऊपर देना है। तो वर्किंग नोट में आपने क्या करना है कि 0.8:1 है ना, तो आप इसके आगे मान लेते हैं कि इसको लाख से मल्टीप्लाई कर दें या इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी फिगर को सेम से तो मल्टीप्लाई किया ही जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख अपॉन 10 लाख। ध्यान ये रखना है कि इसका रेशियो 0.8:1 ही बना रहना चाहिए। अभी काटेंगे तो 0.8:1 ही आएगा। ये तो आप पार्टनरशिप में भी बहुत बार पढ़ के आए रेशियो में कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये आ गया जी 8 लाख अपॉन 10 लाख। अब हमने देखना है कि चेंज क्या हो रहा है। चेंज ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं हमसे obtained a loan of 5 लाख। अगर हम लोन लेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, लोन लेने के लिए एंट्री होगी बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI। लोन फ्रॉम SBI कितने का लोन है जी, 5 लाख रुपीस का। जब आप लोन लेंगे तो आपकी ये एंट्री हो जाएगी। अब आपने ये सारा क्या करना है, इसके बाद इसको देखना है कि बैंक कौन सी एसेट है, बैंक क्या चीज है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है। तो बैंक तो भाई है हमारी करंट एसेट। और लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए लायबिलिटी है और नॉन करंट लायबिलिटी है। उसने वैसे हमें यहाँ पे बता भी दिया कि इट इज पेबल आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद देना है। अब आपने यहाँ पर आके चेक करना है कि ये जो पार्ट है इसका कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम ध्यान दें तो ऊपर यहाँ पर क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। इस जगह पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स भी हैं और इसके अंदर करंट एसेट्स भी हैं। तो अब आप अगर नोटिस करें तो ये जब लोन लिया जाएगा तो नीचे यहाँ पर एसेट्स क्या हो जाएंगे, आपकी एसेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। 10 लाख की पहले टोटल एसेट्स थी, जब आप लोन ले लोगे तो 5 लाख रुपीस बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आपका ये यहाँ पर चेंज ये हो जाएगा आफ्टर लोन, ये हो जाएगा आपकी जो एसेट्स हैं वो हो जाएंगी जी 15 लाख। 15 लाख कैसे हो जाएंगी, 10 लाख की तो पहले से ही एसेट है ऊपर। अगर हम देख जो सपोजिशन लेके चल रहे हैं, जब हम 5 लाख का और ले लेंगे तो ये 15 लाख के हो जाएंगे। लोन में तो पैसे मिलेंगे ना, बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। तो और शेयर होल्डर्स फंड के साथ में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि दूसरा चेंज कहाँ पर है, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये तो यहाँ पर 8 लाख का 8 लाख ही बना रहेगा।
अब आप 8 लाख अपॉन 15 लाख कर दीजिए, और जब आप 8 लाख अपॉन 15 लाख कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका जाकर के पॉइंट 0.533 के आसपास हो जाएगा। जब ये 0.533 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो आपका रेशियो पहले 0.8 था, और जब ये चेंज हो गया तो आपके पास यहाँ पर क्या रिजल्ट निकला, आपका जो रेशियो है 0.8 से घट के 0.533 हो गया। यानी कि ये क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जी डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब कम हो जाना, ये रिड्यूस हो गया आपका बैलेंस, जो रेशियो का पहले भाई 0.8 था 0.533 हो गया। तो ऐसे हमें प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स के साथ में और चीज को समझना है कि उसका इफेक्ट क्या आता है। तो मैं अभी और एग्जांपल आपके साथ लेके चल रहा हूं। ये हमने लिया है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले का आंसर है डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन? क्योंकि 0.8 पहले था, अब जब इन्होंने लोन ले लिया तो एसेट्स बढ़ गई, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाना यानी कि रेशियो का कम हो जाना। आते हैं हम इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या चेंज हुआ? सेकंड वाले प्रॉब्लम में परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ ₹2 लाख बाय चेक। 2 लाख रुपए की मशीन हमने चेक से खरीदी, चेक देके खरीदी। तो फिर वैसे ही चलते हैं हम, और प्रोप्राइटरी रेशियो जो था आपका वो है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। आंसर आपको यहाँ पे देना है, वर्किंग कर ले रहे हैं हम। फिर वैसे ही सपोजिशन कुछ लेके चलना है हमने, तो सपोज कर लिया हमने, ये है आपका 8 लाख अपॉन 10 लाख। ऊपर नीचे हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि 10 लाख मैंने बोल दिया। आप 20 लाख से कर लो, 30 लाख से कर लो, आप 6 जीरो बढ़ा लो, 8 जीरो, पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रखिएगा। तो ये 8 लाख 10 लाख ही हम लेके चलते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, इन्होंने बोलते हैं कि एक मशीन खरीदी, परचेज्ड ए मशीन ऑफ ₹2 लाख बाय चेक। तो जब आप मशीन खरीदोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट 2 लाख, और चूंकि चेक से पेमेंट करा तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। ये क्या है? ये है आपके फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट, एक ही बात है, नॉन करंट एसेट लिख लीजिए। ये क्या है? आपके करंट एसेट। तो हो क्या रहा है कि यहां पर चेंज कैसे होगा? ऊपर शेयर होल्डर्स फंड है आपके पास, नीचे टोटल एसेट्स हैं जो कि आप मान के चल रहे हैं 8 लाख और 10 लाख हैं। तो अब 8 लाख और 10 लाख हैं, तो सबसे पहले तो नीचे एक मशीन जो है वो आ गई, तो मशीन की वजह से यहाँ पर मशीन का बैलेंस जो है वो जुड़ जाएगा, मशीन के 2 लाख रुपए। और साथ के साथ आपने पेमेंट कर दी चेक से, तो आपका जो बैंक बैलेंस है उतना कम हो जाएगा 2 लाख रुपीस का, तो 2 लाख रुपीस माइनस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहेगा? ये 8 लाख अपॉन 10 लाख ही रहेगा, क्योंकि एक एसेट चली गई और उसकी जगह दूसरी एसेट आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका रेशियो तो 0.8:1 ही आ रहा है, यानी कि आप आंसर लिखोगे, आंसर इज नो चेंज। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ जो है वो किसी भी रेशियो में पूछी जा सकती हैं, डेट इक्विटी रेशियो में भी पूछी जा सकती हैं। डेट इक्विटी के भी आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा, और साथ के साथ करंट रेशियो में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आते हैं हम आप क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी का थर्ड पार्ट में। इस एक क्वेश्चन पूरा आप मेरे साथ करिए ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। यहाँ पे कह रहे कि रिडीम्ड
7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो कितने के हैं? 3 लाख रुपीस के। देखिए, रिडीम करने का मतलब क्या है? आपने उसका पैसा वापस कर दिया, लौटा दिया आपने पैसे। तो आते हैं हम, जैसे डिबेंचर्स यहाँ पर, अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर एग्जाम में पूछते हैं तो वो रिडीमेबल डिबेंचर्स के नाम से बात कर सकते हैं। हालांकि रिडम्पशन खत्म हो गया, पर उसके रूट्स तो इन्वॉल्व नहीं है, आपको उसके बारे में पढ़ाया तो गया ही है पहले वाले इश्यू के चैप्टर में भी। तो हम फिर वैसे ही स्टार्ट करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड लिख लें, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इसमें क्या चेंज होगा ये देखते हैं वर्किंग नोट बना करके। ठीक वैसी सपोजिशन सपोज कर ले रहे हैं हम। सपोज प्रोप्राइटर फंड इज 8 लाख एंड टोटल एसेट्स आर 10 लाख। ऊपर नीचे हमने 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इवेंट क्या हुआ? कह रहे कि रिडीम करे हैं हमने प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम रिडीम करेंगे तो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। आप जब कैंसिल करना है तो आपने लायबिलिटी को रिड्यूस करना है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच को यूज करें तो लायबिलिटीज रिड्यूस कैसे करते हैं, कम कैसे करते हैं? डेबिट से, और क्रेडिट से लायबिलिटीज बढ़ती हैं। तो रिडीमेबल या रिडम्पशन करने के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपने शेयर्स तो, इक्विटी शेयर्स तो के तो सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं कि जब हम शेयर इश्यू कर रहे होते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। आज हम रिडम्पशन कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। आपने ऐसा फॉरफीचर में भी किया था, वहां पे तो हम फॉरफिट कर रहे हैं, यहाँ पर हम उनके पैसे को लौटा रहे हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जा रहे हैं आपके पास से, तो पैसे जाएंगे तो आपका बैंक गिवर होगा, क्रेडिट द गिवर बैंक होगा। तो आपके कितने के रिडम्पशन हो रहे हैं? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप मान के चलिए 3 लाख रुपीस का रिडम्पशन हो रहा है। तो 3 लाख रुपीस का जब रिडम्पशन होगा तो चेंज क्या होगा आपको देखना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो किसका पार्ट है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। क्योंकि शेयर्स का पैसा कहां पर, शेयर्स को कहां पर लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर लिखते हैं। और बैंक कहां पर आ जाता है जी? करंट एसेट्स में आ जाता है। तो अब यहां पर क्या चेंज हो जाएगा? 8 लाख रुपीस अपॉन 10 लाख रुपीस, ये हमारा पहले से जो था अमाउंट थे जो हम सपोज करके चल रहे हैं। तो जब हम शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे, यानी कि रिडम्पशन करेंगे, जब हम रिडीम कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, तो ऊपर शेयर होल्डर फंड में से शेयर्स चले जाएंगे। कितने रुपए के शेयर्स चले जाएंगे? यहाँ से प्रेफरेंस शेयर कम हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। और नीचे से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो सारी एसेट्स नीचे हैं, तो नीचे से करंट एसेट्स कम हो जाएंगी। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये रेशियो क्या चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 8 लाख माइनस 3 लाख, और डिनोमिनेटर में चेंज होके हो जाएगा ये 10 लाख माइनस 3 लाख। तो ये आपका हो जाएगा चेंज हो करके 5 लाख अपॉन 7 लाख। और इसको अब आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है लगभग 0.71। तो देखिए हुआ क्या, ये रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट में है फोर्थ पार्ट, इशूड इक्विटी शेयर्स टू वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेज फॉर ₹7 लाख। यहां पर क्या हुआ कि हमने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं वेंडर को, और उससे बिल्डिंग खरीदी है 7 लाख रुपीस की।
तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ होगा वो देखते हैं। तो पहले प्रोप्राइटरी रेशियो लिख लिया मैंने, प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, यहाँ पर 0.8:1 दिया हुआ है। वैसे ही वर्किंग नोट कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 10 लाख से, आप कम ज्यादा से भी कर लो। मैंने लैक्स में इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसने जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे रहा है सब लाख में है, तो अगर मैं 1000 में लेके चल रहा होता तो लैक्स में उसमें से माइनस नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लैक्स में मल्टीप्लाई करके उसको दिया। क्योंकि सारे फिगर्स जो है देखिए 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 6 लाख है, इस तरीके से, तो इसलिए मैंने लैक्स में ऊपर सपोजिशन लिया। तो यहां पर फिर वैसे ही लिख लेते हैं हम कि भाई शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट सपोज अगर 0.8/1 है तो हमने सपोज कर लिया 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हुए, तो दे आर 8 लाख एंड 10 लाख। फिर अब इसको हम लिखेंगे आगे वर्किंग नोट में कि हुआ क्या हमारे पास। हमने इक्विटी शेयर इश्यू किए किसको, वेंडर को। तो हम यहाँ पर तो रफ कर रहे हैं, डायरेक्ट भी एंट्री लिख सकते हैं, वेंडर को इश्यू किए, पर किस चीज के बदले में, हमने लिया था बिल्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्डिंग, और बिल्डिंग के किसने दी, वेंडर ने। मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, पहले आपने जो पढ़ा वही बता दूं। बिल्डिंग वेंडर से ली और फिर वेंडर को हमने क्या दे दिया, इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसका जो अमाउंट है वो है 7 लाख रुपीस का। तो हमने यहाँ पे 7 लाख लिख दिया। हम अगर शॉर्टकट कर रहे होते तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रीजन क्या है कि भाई अब तो हमें कोई वो अलग से जर्नल एंट्रीज थोड़ी ना चेक करानी है, तो हमारी वर्किंग है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है। वेंडर अकाउंट डेबिट हुआ, वेंडर अकाउंट कैंसिल हुआ, डेबिट हुआ, क्रेडिट होके कैंसिल हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। असल में हो क्या रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्डिंग एंड क्रेडिट से हमारे शेयर इश्यू हो रहे हैं। तो असल में इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, बिल्डिंग और शेयर्स के ऊपर ही आ रहा है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जरूरी नहीं कि 2 एंट्रीज के थ्रू ही पास करके करें। अगर आप एंट्रीज वाइज करके चल रहे हो तो बेटर है। आप जरूरी नहीं कि एंट्रीज लिखो, आप इंक्रीज डिक्रीज भी लिख सकते हो, आप एक्सप्लेन करते हुए वो भी लिख सकते हो, ना कि आप ऐसे लिख सकते हो with this transaction building will increase and equity share capital will also increase, क्योंकि वो भी इशू हो रहे हैं। तो आप एक्सप्लेन करते हुए भी चल रहे हो। पहले मैं एंट्री वाइज बता रहा हूँ, फिर इसके बाद दूसरे वे से आपको और भी तरीके समझाता हूँ, क्योंकि ये तो वर्किंग है, वहां पे तो हमें आंसर देना है, इंप्रूव हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या नो चेंज हो रहा है, और विद रीजन एक्सप्लेन करना है बस। तो वो हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं या एक पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख। अब ये हमारे इसमें असर क्या हो रहा है, बिल्डिंग हमारे पास नॉन करंट एसेट है और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, बिल्डिंग से नॉन करंट एसेट बढ़ जाएंगी और साथ के साथ शेयर होल्डर्स फंड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शेयर और इश्यू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर इश्यू करोगे उतने शेयर होल्डर्स फंड बढ़ जाएगा आपका। तो चेंज क्या हो जाएगा, आपका पहले से था 8 लाख आपने सपोज किया हुआ है और ये था 10 लाख। ये ऊपर जो है शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, तो 7 लाख रुपीस के ऊपर जब आप शेयर इश्यू करोगे, आप लिख सकते हो, ऐसे लिख दो कि यहाँ पर शेयर की जगह पर पूरा ही लिख देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, और नीचे आपके पास एसेट्स में बिल्डिंग बढ़ जाएगी, ये इफेक्ट होगा। तो ये ऐसे लिख देंगे हम, 8 लाख था, 7 लाख ये बढ़ जाएगा ऊपर,
और 7 लाख ही नीचे भी बढ़ जाएगा, तो 10 लाख और यहाँ पर 7 लाख आप बढ़ा दोगे तो ये आपका जो हो जाएगा फिगर, ये होगा आपका 15 लाख अपॉन 17 लाख, 17 लाख, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो पॉइंट 8 कुछ ऐसे जाएगा। तो अब देखिए 0.8 था, अब 0.88 हो गया, ये इम्प्रूव हो गया, ये बढ़ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये आंसर में लिखेंगे आंसर इज इम्प्रूव। अब इसी में एक तरीका तो ये कि हम ये एंट्री वाइज वहां पे प्रेजेंट करके लिख करके इस तरीके से बताएं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है या उसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप रफ में भी ये कैलकुलेशन सारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो कि रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹6 लाख। देखिए अगर आप ध्यान दें तो ऊपर भी रिडम्पशन किया था और यहाँ पे भी रिडम्पशन किया, पर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ऊपर जो रिडम्पशन किया था वो प्रेफरेंस शेयर्स का किया था, उससे शेयर कैपिटल में चेंज हो रहा था। अब यहाँ पर जो रिडम्पशन कर रहे हैं ये नॉन करंट लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है, और नॉन करंट लायबिलिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर तो टोटल एसेट्स इन्वॉल्व हैं और शेयर होल्डर्स फंड इन्वॉल्व है, यानी कि अगर हम बात को समझें तो केवल यहाँ पर जो इफेक्ट जो चेंज होके आना है वो हमने जब रिडम्पशन करना है तो पैसे जाने हैं और डिबेंचर कम होने हैं। तो जब पैसे जाने हैं आपके पास से तो क्या हो जाएगा आपका चेंज, आपके पास जितनी भी जो आपके एसेट्स हैं वो कम हो जाएंगी आपके पास, तो एसेट कम हो जाएंगी, कैसे होगा चेंज आप समझ ही गए होंगे। इसमें ऊपर वाले पार्ट में तो कोई चेंज नहीं होना है क्योंकि ऊपर शेयर होल्डर्स फंड है, तो अगर ऊपर हम ऐसे ओरली समझ लेते हैं, ऊपर अगर 8 लाख है तो 8 लाख का ही 8 लाख बना रहेगा, और नीचे से चेंज होके क्या होना है, एक इफेक्ट तो क्या हो रहा है डिबेंचर्स कम हो रहे तो वो इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। दूसरा क्या इफेक्ट हो रहा है कि आपकी जो एसेट है उसको रिडम्पशन करना है तो पैसे देने हैं, जब पैसे देने हैं तो आपकी एसेट कम हो जानी है, और जब आपकी एसेट कम हो जानी है, कितनी एसेट कम हो जानी है, अगर ये 8 लाख अपॉन 10 लाख है और 6 लाख का आपने रिडम्पशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई नीचे से 6 लाख कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख, तो 8 लाख अपॉन 4 लाख यानी कि 2/1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा